Is it clear? All right. Yes, ma'am. सो कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स कि इसके बीच में कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस आर देयर. बिसाइड्स दीज कई बार सेक्शन में इतना एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो हम उसके साथ शेड्यूल्स लगा लेते हैं. तो वी हैव 7 शेड्यूल्स इन कंपनीज एक्ट. और अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात की जाए, ये सारे चैप्टर्स जो कंपनीज एक्ट के हैं, दे आर 29 चैप्टर्स. और आपका जो नया कंपनीज एक्ट है 2013, दैट वाज मेड इफेक्टिव टू ऑल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014. अप्रैल 2014 से ये सारे के सारे इंडिया पे अप्लाई हो गया था. जो मेजोरिटी पार्ट है कंपनी लॉ का बच्चे, वो रूल्स में प्रोवाइड किया गया है. देखो, जो एक्ट होता है उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसका बहुत सारा पार्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन आप रूल्स में प्रोवाइड करते हो. जैसे 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 आप मेरे साथ कंपनी लॉ पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स हैं, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन. हेलो, ज्वाइन प्लीज बच्चे. एप्लीकेशन रूल्स हैं, अलॉटमेंट रूल्स हैं. तो सारे के सारे मेजोरिटी पार्ट हम कंपनी लॉ का बात करें, वो रूल्स में आता है. रूल्स में क्यों आता है? बिकॉज रूल्स में चेंजेस करना पॉसिबल है. लाइक आई टेल यू, द लेटेस्ट अमेंडमेंट 2021 में जो आई है, वो कंपनी के जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स हैं, वो 2020 के आसपास चेंज हो गए हैं. रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, तो नए रूल्स आ गए, तो रूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल. इसलिए कंपनी लॉ का मेजोरिटी पार्ट रूल्स में बताया गया है, ताकि हम उनमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल सके, उनमें अमेंडमेंट कर सके. कल को कंपनी लॉ के बारे में आप कोई भी चीज को स्टडी करना चाहते हो, यू हैव द वेबसाइट अवेलेबल, दैट इज www.mca.gov.in. आप यहाँ पे जाके कंपनीज एक्ट के बारे में कोई प्रोविजंस, कोई टर्म्स कुछ क्लियर नहीं है, यू कैन ऑलवेज सर्च अप दिस साइट. तो दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ कंपनी लॉ. ये सब आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे. तो अब बात करते हैं कंपनी होती क्या है. व्हाट इज अ कंपनी? Normally, company is a group of association that join together. It is an association of persons. कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ कंपनी और लोग हो सकते हैं, कुछ आपस में बीओआईज इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इकट्ठे हो सकते हैं, बट बहुत जरूरी है इनका एक कॉमन पर्पस होना चाहिए. तो सेक्शन, अगर कंपनीज एक्ट का सेक्शन देखा जाए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ये कहता है कि कंपनी क्या होती है. देखो, सारी डेफिनेशंस कंपनी लॉ में सेक्शन 2 में दी गई हैं. वो कहते हैं कंपनी होता क्या है. कंपनी मींस कंपनी जो कि इस एक्ट के अंदर बनी है या पिछले कंपनी लॉ के अंदर बनी है. पिछले कंपनी लॉ, बहुत सारे पिछले कंपनीज लॉ थे. अब पिछले कंपनी लॉ कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिफाइन करेंगे. इसका मतलब सिंपल उन्होंने बोल दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी हो या इससे पहले के किसी कंपनी लॉ के अंदर बनी हो, बट पर्पस कॉमन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? What we will call them as कंपनी. उसको कंपनी बोलेंगे. नाउ व्हाट इज प्रीवियस कंपनी लॉ? मैंने बोला कंपनी मतलब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो एक कॉमन पर्पस के लिए बनता है, चाहे वो इस लॉ के लिए, इस कंपनी लॉ के अंदर बने या पिछले कंपनी लॉ के अंदर बने. सो व्हाट इज द प्रीवियस कंपनी लॉ? पिछले कंपनी लॉ कौन कौन से हैं? देखो, इंडिया में दे हैव बीन अ नंबर ऑफ कंपनीज लॉ बिफोर, प्रायर टू 2013. अगर वो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे तब बनी है, तब इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था, या उसके बाद 1882 का कंपनीज एक्ट आया, देन फिर कंपनीज एक्ट 1913 का आया, फिर एक रजिस्ट्रेशन की जाती थी कंपनीज की अंडर एन ऑर्डिनेंस एक्ट 1942 का आया, फिर लेटेस्ट कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा कंपनीज एक्ट 1956 का आया, देन दोबारा एक ट्रांसफर्ड कंपनीज का ऑर्डिनेंस बिल जैसे पास किया जाता है 1942 के अंदर भी हमने कंपनीज को रजिस्टर करा, कंपनीज एक्ट 1956 हो गया. इनमें से किसी भी एक्ट के अंदर अगर आपकी कंपनी फॉर्म हुई है तब भी उसको कंपनी बोला जाता था, या कुछ और लॉज थे या कुछ और ऑर्डिनेंसेस थे. कई बार जैसे कुछ मर्ज टेरिटरीज थी या पार्ट बी स्टेट, मतलब JNK को अगर हटा दिया जाए, किसी और टेरिटरीज पे इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 अप्लाई करता था, और उसके अंदर अगर किसी भी बच्चे ने, फॉर एग्जाम्पल AB, उसने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है, उसको भी कंपनी बोला जाता था. या जम्मू एंड कश्मीर में अगर हमने अपने कंपनी एक्ट के लॉज को एक्सटेंड किया, जब एक्सटेंड किया तो वहां पे कोई बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर्म किए गए, उनको भी कंपनी का स्टेटस दिया जाता था, उनको भी कॉर्पोरेशन बोला जाता था. या कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पोर्टुगीज कमर्शियल कोड, देखो जो सोशो एकोमोडेशंस थे
उनके टाइम पे एक पोर्टुगीज कमर्शियल कोड चलता था, कमर्शियल कोड, इसके अंदर भी आप अपने एसोसिएशन को रजिस्टर करा सकते हो एज ए कंपनी। तो अगर आपने आपको एज ए कंपनी रजिस्टर कराया अंडर दिस एक्ट तो भी आपकी एसोसिएशन को कंपनी बोला जाता था। या कोई ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सिक्किम एक्ट, सिक्किम के लिए एक अलग से एक्ट उन्होंने अप्लाई किया था 1961 में। तो इसका मतलब कंपनी ब्रॉडर व्यू में देखी गई है, ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी मतलब 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी मींस 1956 के अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, 1882 के अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, पोर्टुगीज कमर्शियल कोड के अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर हो सकती है। तो कुछ भी एसोसिएशन जिसका पर्पस कॉमन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ कंपनी, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है? हमने बहुत बारी पढ़ा है, जब भी हम किसी एक्ट को स्टडी करते हैं तो एक एक्सटेंट होता है। एक्सटेंट मतलब एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा। तो जो कंपनीज एक्ट है वो सारे इंडिया को लगता है, तो होल ऑफ इंडिया। अब ये स्पेशली एक्सक्लूड नहीं किया गया, JNK की टेरिटरी को नहीं लगेगा, सिक्किम को नहीं लगेगा, नो। जो कंपनीज एक्ट 2013 इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया, होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर चाहे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। अब मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल देती हूँ। सपोज इंश्योरेंस कंपनीज है, देखो कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, आपको पता होगा उन पे इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई करता है या उस पे IDRA अप्लाई करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो अगर उन पे वो एक्ट्स भी अप्लाई करते हैं तो उनके प्रोविजंस तो फॉलो करने ही करने हैं, बट उनके प्रोविजंस के अलावा इन पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करेगा। कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करेगा। देन कोई बैंकिंग कंपनीज है, देखो जो बैंकिंग कंपनीज हैं दे आर फॉर्म्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो उन पे बैंकिंग कंपनी के प्रोविजंस तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा। सिमिलरली कोई कंपनीज इंगेज्ड है अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली सप्लाई करती हैं, उसके लिए कोई कंपनी बनाई गई, बच्चे उन पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो अप्लाई करेगा ही करेगा, बट उसके अलावा कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करेगा। सो फार एज कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट से डिफर नहीं करते, तो ये एक्ट उन पे भी अप्लाई करेगा। सिमिलरली कोई और कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना है स्पेशल, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करेगा और उनका स्पेशल एक्ट भी अप्लाई करेगा। सिमिलरली आपने NBFCs पढ़े हैं, NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन पे RBI एक्ट भी अप्लाई करता है, उन पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करता है। या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है एज ए कंपनी, तो उस पर कंपनीज एक्ट तो अप्लाई करेगा ही करेगा, विथ सम मॉडिफिकेशंस, विथ सम एक्सेप्शंस। मतलब उनके अपने पर्सनल एक्ट के अलावा अगर पर्सनल एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस की जा सके तो उन पे कंपनीज एक्ट तो अप्लाई होगा ही होगा। तो इन शॉर्ट हम बताएं कंपनीज एक्ट सारे इंडिया को अप्लाई करता है। इट मे बी एनी टाइप ऑफ कंपनी, इट कैन बी इंश्योरेंस कंपनी, इट कैन बी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट कैन बी बैंकिंग कंपनी, इट कैन बी NBFC, इट कैन बी फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर द पॉइंट्स क्लियर? मैम इसमें नो मैटर कि वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पब्लिक लिमिटेड हो, इट कैन बी ऑफ एनी कंपनी, इट कैन बी एनी कंपनी। Later on we'll come to know कि there are so many types of companies. It can be public company, it can be private company, it can be an associate company, it can be subsidiary company, it can be holding company. Whatever the type of company is, if it's registered, it is a अंडर it is a Registered. company. It is a कंपनी। इट इज अ कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे बैंकिंग कंपनी हो। देखो इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर एक सेपरेट एक्ट इंश्योरेंस का लगता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। बैंकिंग कंपनी है उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, बट ये मतलब नहीं है कि कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, बट कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस। ओके, सो नाउ वी कम टू व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा वर्ड, हम कंपनी भी यूज कर देते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी यूज कर लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब आप कंपनी लॉ पढ़ें आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड है ना, दैट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया। कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे?
कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई फॉरेन लॉ है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है तो हम उसको कंपनी नहीं बोलेंगे, हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट. तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन मीन्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड, बाहर. लेकिन इसमें ये फिर ये दो कंपनीज नहीं आती. कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, बिकॉज उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, अलग से लगता है. या कोई और बॉडी कोऑपरेटिव जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली उसको सेटअप किया है, चाहे इंडिया के बाहर ही सेटअप किया है. जैसे आरबीआई की कोई ब्रांच हमने बाहर सेटअप कर दी है, या हमने कोई पर्टिकुलर सब्सिडरी बाहर सेटअप कर दी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करी है तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा. बॉडी कॉर्पोरेट मीन सिंपली ऐसी कोई और कंपनी जिसको कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेटअप नहीं हुई होनी चाहिए. तो इसका मतलब कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट कब बोली जाएगी? व्हेन इट विल बी अ बॉडी. क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी? तो हम नॉर्मल एक डिस्टिंक्शन कर लेते हैं. कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी जो इंडिया में बनी है, और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कोई भी एसोसिएशन जो कि बाहर रजिस्टर्ड है, जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है. जब भी आप अपने आप को रजिस्टर करते हो आपको एक सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहता है कि इस दिन से, जो दिन आपका लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट पे, उस दिन से आप रजिस्टर हो गए हो. इसका मतलब यू बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट, यू बिकम अ कंपनी. अगर इंडिया में है तो, इंडिया के बाहर है यू बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट. और आपके कुछ कुछ फीचर्स बन जाएंगे. फर्स्ट, आपकी परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगी. एक एक करके हम ये पॉइंट पढ़ेंगे. परपेचुअल सक्सेशन मतलब आप चलते रहोगे. ये नहीं है कि 6 महीने रन करोगे मर जाओगे, ऐसा नहीं है. मेंबर्स को जो मर्जी होता रहे, बट कंपनी लिव्स ऑन फॉर एवर. तो आपकी पे एक परपेचुअल सक्सेशन बन जाएगी. सेकेंडली, आपकी कॉमन सील बन जाएगी. आपने कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो आप फिजिकली तो साइन कर नहीं सकते, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. तो आप ये थप्पा लगाते हो, एक इनक्रेव्ड सील लगाते हो, जिसको बोला जाता है कॉमन सील. अब आप अपनी प्रॉपर्टी भी खुद से होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. आप अपनी कंपनी के लिए कोई ऑफिस लेना चाहते हो, सो यू आर अलाउड टू होल्ड बोथ द मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन आप किसी भी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर भी कर सकते हो, किसी को स्यू कर सकते हो, कोई आपको स्यू कर सकता है. मतलब ये आपके सारे फीचर्स बन गए जब आप कंपनी रजिस्टर हो गए, या आप जब बॉडी कॉर्पोरेट बन गए. बॉडी कॉर्पोरेट भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट दोनों में फर्क क्या है? कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट. सो वी विल स्टडी. जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी वो क्या होगी? बोलो. कंपनी. अगर एक कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, बाहर भी रजिस्टर्ड है, बाहर भी रजिस्टर्ड है, तो इट कैन बी कंपनी ऑल्सो एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट. हम उस पर दोनों नाम यूज कर सकते हैं. अब कोई कंपनी ऐसी है बच्चे जो बाहर रजिस्टर्ड है, गूगल इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. इट इज नॉट हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अगर तो इसका इंडिया में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो इंडिया में भी कंपनी मानी जा सकती है. लेकिन अगर उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है ही नहीं है, वो बाहर रजिस्टर्ड है, तो वो क्या होगी? वेदर इट विल बी अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट. यस, वेरी गुड. इट विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. अगर आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जैसे हम अमेजॉन की बात करें, अमेजॉन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. इंडिया में भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. सो वी विल टर्म इट एज अ कंपनी ऑल्सो एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो. वेरी गुड. देन अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, सी वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर एक कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया अमेजॉन, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, तो हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट इंडिया के लिए वो फॉरेन कंपनी होगी. क्या होगी? क्या होगी? फॉरेन कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप. ये फेसबुक, व्हाट्सएप, आर दीज इंडियन कंपनीज और दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स? बॉडी कॉर्पोरेट. Yes, these are body corporates. Why? Because they are registered outside
आउटसाइड इंडिया, तो इनको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही अपना हेड ऑफिस इंडिया में बना लेंगी या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बना लेंगी या इनका कोई एजेंट होगा फिजिकली जो इंडिया में इनके अफेयर्स को लुक आफ्टर करता है, तो हम इसको फॉरेन कंपनी का स्टेटस दे देंगे। और बॉडी कॉर्पोरेट तो ये रहेगी। वाई? बिकॉज ये रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। देन अगर हम एलएलपी की बात करें, एलएलपी को बहुत बारी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बट इट इज एलएलपी जो है, एलएलपी वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। धीरे धीरे हमने इंडिया में भी एलएलपी का एक्ट पास किया, एलएलपी एक्ट 2008। सो एलएलपी को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। इट्स नॉट नोन एज अ कंपनी। अगर एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, गिव मी द आंसर। इज द सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट? के दोनों में से कुछ भी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों में से कुछ भी नहीं है। सो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज नीदर अ बॉडी कॉर्पोरेट नॉर अ कंपनी। सिमिलरली पार्टनरशिप की बात की जाए, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है, इज इट अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट? कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है? कैन एनीबडी आंसर? नॉट कंपल्सरी। नॉट कंपल्सरी। तो इसका मतलब क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगी ना वो बाहर रजिस्टर्ड होगी, इसलिए इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट नीदर अ कंपनी। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी हम बात करके चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी तो होती नहीं है और उसको बॉडी कॉर्पोरेट से भी एक्सक्लूड किया जाता है। सो आई थिंक दिस मेक्स द क्लियर डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। सो वी हैव अ क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ईच कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। कमेंट। See, this is a question. Many times the questions, when we'll have our regular sessions, we'll also come across different questions जो आपके पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इस पे आया कमेंट 5 मार्क्स के लिए, ईच कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। कैन एनीबडी टेल व्हाट इट मीन्स? वो कहते हैं हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होगी but every body corporate is not a company. How so? देखो अगर हमारी कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, या 2013 के एक्ट के अंदर, या कोई प्रीवियस लॉ, आप पढ़ के आए हो प्रीवियस लॉ मतलब 2013 के पहले वाले लॉ, 1956 का लॉ, पोर्चुगीज कोड, सिक्किम कब पे जो अप्लाई करता था, JNK पे जो अप्लाई करता था, अगर उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी हो। और अगर आप आउटसाइड रजिस्टर्ड हो तो क्या हो गए आप? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये डेफिनेशन साफ ये बताती है कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। मेरी कोई कंपनी इंडिया में है, मैं उसको बाहर रजिस्टर्ड कर लूं तो वो कंपनी भी होगी और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो गई। लेकिन अगर कोई बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर आप उसको इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं कराते तो it will still remain a body corporate. It will never become a company. For example, LLP. अगर कोई LLP बाहर के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, आप उसको इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं कराते, so it will only take the status of LLP. It will never become a company. So body corporate जरूरी नहीं है कंपनी हो, बट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। So this was all the synopsis of Companies Act कि Companies Act क्या कहता है। Now we'll come to another basic important thing, basic characteristics of company. Characteristics, features क्या हैं कंपनी के? Very very easy, very very important. किसी एक पे भी आपको केस स्टडी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो एक कंपनी के क्या फीचर्स है। मैंने एक बात की, कंपनी एक एसोसिएशन है पर्सन्स का, तो फर्स्ट पॉइंट इसी से निकलता है। कंपनी एक एसोसिएशन है, कुछ एक पर्सन्स इकट्ठे मिल लेते हैं। आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी में 2 बंदे इकट्ठे मिलते हैं और पब्लिक कंपनी में 3। इट्स रॉन्ग। पब्लिक कंपनी में 7। वेरी गुड प्रथम, 7। सो पब्लिक कंपनी में 7 बंदे जब इकट्ठे मिलते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करते हैं, ROC के पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं,
तो हम कंपनी रजिस्टर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी रजिस्टर कब होगी? जब ये कंपलसरी अपने आप को रजिस्टर करवाएगी। अगर ये रजिस्टर नहीं हुई तो क्या ये कंपनी का स्टेटस रखेगी? No, ma'am. नो। सो मेक इट वेरी क्लियर, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। द सेकेंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, एक कंपनी और उसके मेंबर्स सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या मैं ये कह सकती हूं कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाएं तो कंपनी भी मर जाती है? No. No, No. it never So, does. yes, a company never dies. Irrespective whatever happens to the members, the company goes on forever. This is a perpetual existence. तो इसीलिए हम बात करते हैं कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। There was a very famous case, बहुत बारी केस स्टडी बन के भी आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। आई एक्सप्लेन दिस केस। इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होता है। सोलोमन एक बंदा था, व्हाट ही वाज डूइंग वेरी प्रॉस्पेरस बिजनेस। उसका मेन बिजनेस क्या था? लेदर मैन्युफैक्चरर था, बूट मैन्युफैक्चर्स करता था, जूते बनाता था। उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? एक लिमिटेड कंपनी बनाई। लिमिटेड कंपनी बनाई। आई अगेन रिपीट, उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई। लिमिटेड कंपनी उसने 7 मेंबर से बनाई। इट वॉज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक उसकी वाइफ थी मेंबर, एक उसकी डॉटर थी, एक वो खुद था। कितने बन गए? वाइफ, डॉटर, खुद, 3 प्लस 4 उसके बेटे थे। 4 बेटे, तो टोटल कितने हो गए? 7. 7 मेंबर से उसने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई। हर मेंबर, जो भी कंपनी का मेंबर बनता है बच्चे, उसको कुछ ना कुछ शेयर्स लेने पड़ते हैं। तो हर मेंबर को उसने 1-1 पाउंड का शेयर दे दिया। 1 शेयर। कितना दे दिया? 1 शेयर ऑफ 1 पाउंड ईच। 7 मेंबर बनाए, एक वाइफ, एक डॉटर, एक खुद, 4 बच्चे, सबको 1-1 पाउंड का 1-1 शेयर दे दिया। सोलोमन खुद इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया और जो 2 इसके बेटे थे उसको इसने डायरेक्टर बना दिया। आपको पता होगा पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। तो 3 डायरेक्टर चाहिए थे। एक वो खुद एमडी बन गया और 2 उसने अपने बेटों को डायरेक्टर बना दिया। अब हुआ क्या? देखो, उसने कंपनी बना ली। पहले वो अकेले बिजनेस कर रहा था, उसका बिजनेस लॉसेस में चले गया। तो उसने क्या करा? उसने एक आइडिया सोचा, क्यों ना मैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अपनी कंपनी को ही बेच दूं। किसको बेच दूं? अपनी कंपनी को ही बेच दूं। तो उसने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, पहले वो बिजनेस कल्ला चला रहा था जूतों का, उसने वो बिजनेस अपनी कंपनी को बेच दिया। देखो, कंपनी भी उसकी खुद की थी। कौन कौन था? सोलोमन था, बीवी थी, वाइफ थी, डॉटर थी और 4 बेटे थे। उसको आपने अपना सारा बिजनेस बेच दिया फॉर, आपको ये अमाउंट याद करना पड़ेगा, 38,782 पाउंड्स का। इतने अमाउंट के लिए उसने अपना सारा बिजनेस कंपनी को बेच दिया। देखो, जब आप कोई चीज बेचते हो बदले में आपको पैसे मिलते हैं। डू यू गेट मनी? तो इसी तरह सोलोमन ने अपना जब प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बेचा, उसको पैसे मिले। पैसे कैसे मिले? इन द फॉलोइंग वे। उसको 10,000 के डिबेंचर्स मिले। बच्चे, जो डिबेंचर्स थे प्लीज मार्क कर लीजिए, वो सिक्योर्ड थे। क्या थे? सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। तो उसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स मिले 10,000 के, 10,000 पाउंड हो गए। प्लस उस कंपनी ने इसको 20,000 के फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर दिए। कुछ इसको पे नहीं करना, बस इसको 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। प्लस कितना बाकी रह गया? 38,782 टोटल था। 10,000 डिबेंचर्स मिल गए, 20,000 इक्विटी मिल गए, बाकी रह गया 8,782। बाकी का उसको कैश में दे दिया गया। तो ऐसे उसकी पेमेंट कर दी गई। हुआ क्या? धीरे धीरे जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उसने कंपनी को बेचा था, कंपनी लॉसेस में जाना शुरू हो गई, डिफिकल्टी में आ गई। अब कंपनी के देखो डिबेंचर होल्डर्स भी थे, बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स थे, उनके पैसे भी नहीं पे किए गए, कंपनी लिक्विडेशन में चले गई। तो डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी की लिक्विडेशन के लिए फाइल अप कर दिया कि कंपनी को बंद करो, हमारे क्लेम पे करो। जब एक रिसीवर अपॉइंट किया गया, ऑफिशियल रिसीवर, उसने कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर कर लिया और देखा कि कंपनी के टोटल एसेट्स की वैल्यू 6050 पाउंड्स है। कितनी है? 6050 पाउंड्स। अब आपको पता है सोलोमन को 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे करने थे,
सिमिलरली जो बाहर के अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनी के कोई और होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, वो 8,000 के पेंडिंग थे। मतलब टोटल कंपनी की लायबिलिटी कितनी हुई? 10,000 सिक्योर्ड और 8,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बट कंपनी के पास तो सिर्फ पैसा कितना था? 650 £6050। तो क्या करती कंपनी? कंपनी ने क्या करा, वो सारी की सारी पेमेंट जो 6050 थी वो सोलोमन को दे दी। वाई? बिकॉज सोलोमन के जो डिबेंचर्स थे वो क्या थे? secured. सिक्योर्ड थे। वेरी गुड, सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, इसलिए सबसे पहले पेमेंट हमेशा सिक्योर्ड चीज को की जाती है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। आपको पता है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, पहले आपके लोन्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे किए जाते हैं, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स की बारी आती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आती है। तो उन्होंने क्या किया? 6050 सारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे कर दिया कि भाई ये ले ले, अब ये तेरा निपटारा हो गया है, अब हम तेरे को कुछ और नहीं पे कर सकते बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। बट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने केस फाइल कर दिया कि भाई क्या सोलोमन खुद को पेमेंट कर सकता है? कंपनी भी सोलोमन की है और डिबेंचर्स भी सोलोमन के है। तो क्या एक बंदा खुद को पहले पेमेंट देगा कि बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेगा? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब केस फाइल किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जब कंपनी बनती है, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स, कंपनी और उसके मेंबर्स सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जब आपने पेमेंट करनी है, आपको हमेशा पता है पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे किया जाता है, फिर ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। तो उसूलन चाहे कंपनी सोलोमन की है बट डिबेंचर्स भी उसी को इशू किए हुए हैं, तो और जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो सिक्योर्ड है, तो पहले पेमेंट जो 6050 की है वो किसको देनी बनती है? टू किसको देनी है पेमेंट? टू सोलोमन को। सोलोमन को ही मिलनी चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज कंपनी के पास पैसे खत्म है, एसेट्स खत्म है। सो इट एस्टैब्लिश द फेमस प्रिंसिपल सेपरेट लीगल एंटिटी कि चाहे कंपनी आपकी खुद की इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सोलोमन, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, उसके 4 बच्चे ही मेंबर्स थे, बट जब पेमेंट करने की बारी आई तो सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को ही पे किया जाएगा, चाहे वो खुद के हैं। क्रेडिटर्स की बारी बाद में आती है। इज द पॉइंट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. I think this is a big loophole in company law because I can get rid of, मतलब इस केस में Salomon took all his money on his own because he was secured debt. He didn't took money on his own. The board of directors, board of directors decided to appoint official liquidator. Whenever an official liquidator has been appointed, he realizes all your assets, Siddhi, and then he makes payment to the people who are in order. Order क्या होता है? लिक्विडेशन का एक ऑर्डर होता है, इसको बोलता है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। सो पहले आपके एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के, फिर उसके बाद आपके सिक्योर क्रेडिटर्स को, सिक्योर डेटर्स को पे किया जाता है, सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है, देन कम्स अनसिक्योर्ड की बारी, फिर उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर्स आते हैं। डू यू एग्री? Ma'am, I completely agree, but the point is, if I have a company, I जैसे इसने किया, same I do it, Yes. and then I make myself as a secure debenture holder there, Yes. and then things like this happen in that same scenario. Yes. I mean, indirectly, I'm taking my own money, right? Holding that position. See, you are telling you are indirectly taking that money. Company is being formed. Whenever company is registered, Siddhi, make it a point, it becomes a separate legal entity. First you make this thing clear, it becomes a separate. तब आप ये नहीं सोच सकते कि कंपनी मैंने बनाई है, चाहे मैंने बनाई है, जब वो बन गई, जब उसने शेयर्स वगैरह इशू कर दिए, जब उसने डिबेंचर्स इशू कर दिए, जिसको मर्जी करे, तो मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। ठीक है उसको मैम, थोड़ी I पता think था। I've read a little about this lifting of corporate veil. तो Yes. उसमें कुछ Yes. different हम उसमें बात ways करेंगे। scenario आते हैं। Circumstances comes when there is some breach of statutory provisions और judicial precedents, उसमें हम पढ़ेंगे। Whenever there is a case of fraud, जब हमें लगेगा, उसमें आता है एक एक्सेप्शन आती है
सिद्धि क्या एक्सेप्शन आती है उसमें? उसमें कहते हैं कि कभी अगर आपको लगता है कि आप ये जो कंपनी का नकाब पहन रहे हो टैक्सेस को हटाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्ट करने के लिए, डिविडेंड ना पे करने के लिए, उस केस में फ्रॉड करने के लिए, उस वक्त वो जो पर्दा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में वो हटा दिया जाता है, विच इज नोन एज लिफ्टिंग अप ऑफ corporate veil. Corporate But this is veil. not always Siddhi. This is only in exceptional circumstances. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम यही लेते हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स दो सेपरेट Legal entities. लीगल एंटिटीज है. Exceptional circumstances are always there. It's with every law. We'll have here also. We'll read in this chapter only, but it'll come later on. हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन में अगर हम पुराना डिसीजन देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही डिसीजन दिया था, दोनों अलग है, डिबेंचर होल्डर्स अलग है, सोलोमन अलग है. तो डिबेंचर होल्डर्स चाहे सोलोमन ही है, चाहे सोलोमन को ही डिबेंचर्स इशू किए गए थे, बट वो सिक्योर्ड है, तो असूलन पहली पेमेंट उसी को देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है. इज इट क्लियर? वील प्रोसीड अ लिटिल मोर. सेपरेट प्रॉपर्टी. देखो जब आपकी कंपनी बन गई, जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, द थर्ड फीचर सेज कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो. देखो जब आपने कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली, सिद्धि, इज द प्रॉपर्टी इज ऑफ मेंबर्स और ऑफ द कंपनी? It's of company because It's of company company. is separate Means legal the company is a separate legal entity. तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकती है. We have a famous case in this, Mercura versus Northern Assurance Company Limited. इसमें क्या था, एक बंदा था Mercura, उसके पास नियरली कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे एक्सेप्ट वन. मतलब 99% ऑफ द शेयर कैपिटल वाज हेल्ड बाय हिम, बट एक शेयर किसी और के पास था. और यही Mercura जो ऐसा बंदा था, उसने कंपनी को बहुत सारा क्रेडिट भी दिया हुआ था. ही वॉज अ सब्सटैंशियल क्रेडिटर ऑल्सो. तो उसने कहा कंपनी तो ऑलमोस्ट मेरी है, उसने ये सोचा, और उसने कंपनी के टिम्बर को इंश्योर करवा लिया अपने नाम पे. देखो वो कहते हैं 99% शेयर्स मेरे पास है, मैं ही कंपनी का मोटा क्रेडिटर हूं, मैंने कंपनी को इतने पैसे दिए हुए, तो बेटर है मैं कंपनी की इंश्योरेंस, कंपनी की टिम्बर की इंश्योरेंस अपने नाम पे करा लूं. अल्टीमेटली हुआ क्या, टिम्बर लॉस्ट हो गया, आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे पे नहीं करे कंपनी को. कंपनी कहती है हमें पैसे पे करो, कंपनी कहती है मैं तुम्हें पे नहीं करूंगी. आई एम नॉट लाइबल टू पे टू द कंपनी. वाई? बिकॉज जो इंश्योरेंस करवाई थी दैट वाज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, इट वाज इन द नेम ऑफ Mercura. तो अगर Mercura को कोई डैमेज हुआ होता तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती. अगर कंपनी को कोई डैमेज हुआ तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल. वाई? बिकॉज कंपनी और Mercura की प्रॉपर्टी सेपरेट है. अगर इंश्योरेंस करवानी थी, इट शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. क्योंकि आपने अपने पर्सनल नाम पे इंश्योरेंस करवाई, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ द टिम्बर ऑफ द कंपनी. इज द पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Next we have capacity to sue and can be